नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले ये आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आज का वीडियो मुख्य रूप से उनके लिए है जो बिहार के असिस्टेंट प्रोफ़ेसर अभ्यर्थी हैं। जो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन द्वारा 4000 कुछ पदों पे 4638 पदों पे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी निकली हुई थी और उसके वो एप्लीकेंट थे, उनके लिए वीडियो बहुत ख़ास है। बाकी जो नए एप्लीकेंट हैं या फिर आने वाले समय में वो अपने आप को बिहार में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के अभ्यर्थी के रूप में देखना चाहते हैं, तो उनके लिए फ़िलहाल वीडियो नहीं है। तो ऐसे अगर अभ्यर्थी हैं, तो आप यहाँ से इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। मैं नहीं चाहूँगा किसी अन्य का समय जाया हो। बाकी जो इस विषय से जुड़े हुए इस असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के अभ्यर्थी हैं, वो इस वीडियो को तो आखिर तक देखें क्योंकि इनके लिए बहुत ख़ास है और आज का दिन भी बहुत ख़ास है क्योंकि आप जान रहे हैं कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में माननीय न्यायालय की तरफ से कुछ हर्डल की वजह से रोक लगाई हुई थी। रोक लगाई गई थी जिसकी वजह से पूरी नियुक्ति प्रक्रिया 2020 से लेकर के आज 2024 आ गया लेकिन अभी पूरी नहीं हो सकी है। लेकिन आज माननीय न्यायालय की तरफ से ऑर्डर आया है और ऑर्डर कई मायनों में बहुत ख़ास है। ब्रीफ में अगर हम कहें तो ब्रीफ में ऑर्डर ये है कि आज से अब नियुक्ति प्रक्रिया पुनः संचालित हो जाएगी, शुरू हो जाएगी जो रुकी हुई थी। तो अच्छी खबर ये है लेकिन मात्र इतना ही कह देना काफ़ी नहीं है कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऑर्डर बहुत डिटेल है, लगभग 42-45 पेज का है और 3 टुकड़े में ऑर्डर है, 3 ऑर्डर आए हुए हैं। हम तीनों ऑर्डर का डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आप बारी-बारी इस तीनों ऑर्डर को देख पाएँगे। आप वीडियो पर अंत तक बने रहें, तभी आप सभी गतिविधि और सभी महत्वपूर्ण पहलू को समझ पाएँगे। सबसे पहली बात आप ये समझें कि क्या माननीय न्यायालय की तरफ से इस नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी? तो एक्चुअल में हम सभी कहते हैं कि माननीय न्यायालय की तरफ से रोक लगाई गई थी, लेकिन वास्तव में रोक नहीं लगाई गई थी। वास्तव में सिंगल बेंच द्वारा माननीय जज संजीव प्रकाश शर्मा सर द्वारा कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ एडवाइस दी गई थी, कुछ सलाह दी गई थी और उस सलाह को मानने के बाद इस आयोग को पुनर्नियुक्ति प्रक्रिया संचालित करने के लिए कही गई थी। वो सलाह क्या थी? बिहार असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी निकली थी, उसमें बैकलॉग पद और रेगुलर पद दोनों को एक ही में कंबाइंड किया गया था और रिज़र्वेशन पॉलिसी को लेकर के भी कुछ इश्यूज़ थे कि अलग-अलग कैटेगरी में किसी कैटेगरी में कम सीटें थी, किसी कैटेगरी में ज़्यादा सीटें थीं, तो वो कैसे अप्लाई किया गया है। तो इन सब तमाम इश्यू की वजह से माननीय जजेस संजीव प्रकाश शर्मा के द्वारा ये ऑर्डर आया था कि आप वैकेंसी में रोस्टर वाइज़ वैकेंसी लाइए और बैकलॉग को अलग से बाइफरगेट करके दिखाइए। ये सब जब करिकुलम कर लें, तब आप आगे प्रोसेस कंटिन्यू करें। तो वास्तव में रोक नहीं लगाई गई थी, वास्तव में सजेशन था कि आप ये एक्टिविटी करने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करें। लेकिन व्यावहारिक समस्या यहाँ पर यह थी शिक्षा विभाग के सामने या आयोग के सामने कि जो-जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के लिए कही गई थी सिंगल बेंच द्वारा, उसे इम्प्लीमेंट कर पाना बहुत मुश्किल था कुछ-कुछ पॉइंट को लेकर के। तो इसलिए ये अपर बेंच में जाती इस अपील के संग कि ये चीज़ें जो इम्प्लीमेंट करने के लिए सिंगल बेंच के द्वारा कही गई थी, वो पॉसिबल नहीं है सामान्य तौर पे, इसलिए इस पर रियायत दी जाए। हमें ये संशोधन के संग इस वैकेंसी में रिवाइज़ करने के लिए, इस रोस्टर को रिवाइज़ करने के लिए अनुमति प्रदान की जाए, ताकि हम रिवाइज़ करने के बाद हम वैकेंसी को आगे कंटिन्यू कर सकें। तो वास्तव में अभी जो केस चल रहा था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट के सॉरी माननीय हाई कोर्ट में वो रोक लगाएँ या रोक हटाएँ को लेकर के नहीं था। जो सजेशन सिंगल बेंच के द्वारा आया था, उस सजेशन में जो अमूलचूल संशोधन सरकार करना चाह रही थी, उस सजेशन की स्वीकृति लेने के लिए अपर बेंच में गई थी कि हम ये सलाह को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग अमेंड करना चाहते हैं। इस पर माननीय हाई कोर्ट के जजेस द्वारा इस पे स्वीकृति प्रदान की जाए। ठीक है? तो आप समझ पाए होंगे कि रोक नहीं लगी थी। रोक नहीं लगी थी, उसमें जो-जो संशोधन करना था, वो संशोधन करने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया आगे कंटिन्यू करनी थी। तो चलिए देखिए 18/4/2024 आप देख पा रहे हैं 18 अप्रैल 2024 आज ही का ये डेट है। ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस आप जानते हैं कि ये अभी जो भी केसेस थे, वो माननीय मुख्य न्यायाधीश के अंडर में ही ये देखे जा रहे थे। तो देखिए इसमें पहली ही लाइन ऑर्डर का क्या कहा गया है कि रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट हैव ऑलवेज गिवन राइज द कंटेंशन इशू ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द परसेंटेज वीज वाइज द वैकेंसी वाइज वाइज वैकेंसी मतलब प्रत्येक वैकेंसी दर वैकेंसी जो रिजर्वेशन पॉलिसी है ये सदा से ही ये बहुत क्रिटिकल इशू रही है। इसमें पेचीदगियाँ आते रही हैं, परेशानियाँ आते रही हैं और जैसा कि इस वैकेंसी का भी ज़िक्र किया गया है कि जैसा ये एडवर्टाइज़मेंट 2020 में आया जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक ये रुका हुआ मैटर था।
तो माननीय न्यायालय भी इस चीज़ का अवगत कर रही है, टाइम फ्रेम को दर्शा रही है कि देखिए इसमें कितनी लंबी अवधि तक ये अभी तक वैकेंसी खींचा रहा है। आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें देखिए सभी एलपीए का ज़िक्र है। चूँकि ऑर्डर बहुत लंबा और डिटेल है तो मेरी कोशिश है कि आपको ब्रीफ में जो-जो की पॉइंट है वो सब आपको बताते चलें और फाइनली माननीय न्यायालय की तरफ से ऑर्डर क्या आया है। ठीक है? देखिए, इसमें बहुत सारे एलपीए थे, आप भी अवगत हैं। शुरुआत में जो एलपीए सरकार की तरफ से लाई गई, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके इसमें अलग-अलग, अलग-अलग बहुत सारे केसेज़ क्लब होते गए, बहुत सारे लोग केस करते गए। ठीक है? तो इसमें देखिए एलपीए नंबर अगर हम 622 की ज़िक्र करें, जो कि 2023 में चैलेंज था, ये किस चीज़ को लेकर के था? देखिए इसमें स्पष्ट रूप में लिखा जा रहा है कि चैलेंज द जजमेंट इन इट्स एंटायरिटी both on the clubbing and reworking backlog vacancy and pray for the selection to be carried out as per the advertisement. देखिए 622 नंबर का जो एलपीए जिनके भी द्वारा केस किया गया था, इसमें ये कह रहे हैं कि जो वर्तमान केस को क्लब किया गया है, मतलब कौन से केस को? जो माननीय संजीव प्रकाश शर्मा द्वारा जो सिंगल बेंच द्वारा ऑर्डर आया हुआ था और उस ऑर्डर में जो अमूल चूक संशोधन को लेकर के सरकार अपील की थी एलपीए के द्वारा, उस अपील को कहा जा रहा है कि उस केस को ये जो है कि उस केस में बहुत सारी इनके अनुसार त्रुटियाँ थी और संग-संग ये रीवर्किंग बैकलॉग वैकेंसी जो बाद में रिवर्क करके जो रिवाइज़ रोस्टर लाया गया, उसमें भी इनको पेचीदगियाँ लग रही हैं। इसलिए माननीय न्यायालय से क्या अपील कर रहे हैं कि ये जो पुरानी एडवर्टाइज़मेंट थी, उसी के अकॉर्डिंग ये वैकेंसी शुरू की जाए। सिलेक्शन टू बी कैरिड आउट एज़ पर द एडवर्टाइज़मेंट मतलब जैसे एडवर्टाइज़मेंट था, उसी के अनुसार ही वैकेंसी शुरू की जाए। इनका अपना तर्क है, इनकी अपनी अपील है 622 नंबर की। अगला हम एलपीए चलते हैं 890 नंबर 890 2023 और दूसरा एलपीए है 1007 2023। इनका क्या है देखिए चैलेंज द जजमेंट एज होली मैं आपको ये एक प्रथम दृष्टया सभी एलपीए दर्शा देना चाहता हूँ कि वास्तव में किन-किन मुद्दों को लेकर के केस क्यों हुआ था। तो आपने पहला एलपीए देखा, यहाँ पे दूसरा और तीसरा देखिए एलपीए क्या कह रहा है कि चैलेंज द जजमेंट एज होली erroneous and seek questioning the advertisement for a proper determination of backlog vacancy। ये कह रहे हैं कि बैकलॉग वैकेंसी में इतनी सारी खामियां हैं, इतने अच्छे से कैलकुलेशन नहीं किया गया था, इसलिए इस पूरे वैकेंसी को ही कैंसिल करके फ्रेश एडवर्टाइजमेंट लाया जाए और पूरी वैकेंसी को ही कैंसिल कर दिया जाए। इनका अपना तर्क है। ये किस चीज़ के बट सपोर्ट द स्टेट इन सो फार एज़ द चैलेंज अगेंस्ट क्लबिंग ऑफ वैकेंसीज़। लेकिन ये कह रहे हैं कि लेकिन हम सरकार की इस बात के लिए समर्थन करते हैं, जो बैकलॉग वैकेंसी को क्लब किया गया है इसमें। मतलब ये कह तो रहे हैं कि नहीं बैकलॉग वैकेंसी ठीक है सरकार लाई है, लेकिन बैकलॉग वैकेंसी को अच्छे से कैलकुलेट नहीं किया गया, इसमें बहुत सारी खामियाँ हैं, इसलिए इस वैकेंसी को ही पूरी तरह से कैंसल कर दिया जाए और फ्रेश वैकेंसी लाई जाए। आप देख पा रहे हैं अलग-अलग एलपीए के माध्यम से भिन्न-भिन्न अभ्यर्थियों के अपने-अपने तर्क थे। आपने ये 3 एलपीए देखे। आगे हम बढ़ते हैं। ये एलपीए है 12,558 2021 का है, ये 14,270 ये आपको 2021 का है। इसमें ये क्या कर रहे हैं व्हिच चैलेंज द अमेंडमेंट मेड द रूल्स बेस्ड ऑन व्हिच द एडवर्टाइजमेंट इज़ ब्राउड मतलब ये पूरे प्रोसेस पर ही ये उँगली खड़ा कर रहे हैं कि ये जो एडवर्टाइजमेंट लाया गया है, उसके रूल में ही कमी है। ये रूल ही इसमें कोई दिक्कत है। ये पूरे एडवर्टाइजमेंट के रूल पर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि रूल में कमी है। ये 2 जिनका सीडब्ल्यूजेसी रिट है, ये 2 मामले में इनका ये कहना है। आउट एंड अदर रिट पिटीशन सीडब्ल्यूजेसी 1024 ऑफ 2024 आप देख पा रहे हैं 1024 के अंतर्गत जो एलपी है इसमें किस चीज़ को लेकर के है कि इन चैलेंज ऑफ द सब्सिक्वेंट एक्सरसाइज कैरीड आउट बाय द स्टेट टू डिटरमाइन द बैकलॉग वैकेंसीज ये जो कैरीड आउट किया गया है स्टेट के द्वारा बैकलॉग वैकेंसी को लेकर के दोबारा से इस चीज़ को इनका आपत्ति है कि कहीं न कहीं इसमें कुछ खामियाँ हैं, जो दोबारा से डिटरमाइन किया गया बैकलॉग वैकेंसी को लेकर के, तो ये इस चीज़ को लेकर के इनका केस है। देखिए आगे हम बढ़ते हैं द एलपीए नंबर 604 ऑफ 2023 ये देखिए 604 इस एलपीए नंबर का सदा जिक्र होते रहा है। एक्चुअल में ये एलपीए नंबर जो अमोद प्रमोदी मुख्य रूप से जो रोस्टर और फिर रिजर्वेशन को लेकर के जिन्होंने केस किया था वो इनका एलपीए अमोद प्रमोदी जी का। वास्तव में अभी तक अभ्यर्थियों के द्वारा ये समझा जाता था कि अमोद प्रमोदी जी द्वारा जो एलपीए किया गया उसकी वजह से कहीं न कहीं डिले हो रहा है और कहीं न कहीं वो इस मैटर को खींच रहे हैं। लेकिन वास्तव में यहाँ पे देखा जाए, तो वास्तव में कुछ और ही कहानी है।
LPA नंबर 604/2023 एंड LPA नंबर 834 ऑफ 2023। मतलब LPA नंबर 604 और 834 जो है, हु वर रिट पिटिशनर सपोर्ट द स्टैंड ऑफ द स्टेट। मतलब ये जो सरकार की स्टेट है, सरकार की जो जो पॉलिसी या जो आर्ग्यूमेंट है उसके पक्ष में, ये फेवर में है, किस चीज को लेकर के? asserting that clubbing of vacancy in the various university is not provided under the Bihar State University Act 1976 and support the implied judgment on all other aspects। ये देखिए स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं, इनका एलपीए ये है, इन दोनों लोगों का 604 और 834। ये एक्चुअल में सरकार के फेवर में किस चीज़ को लेकर के? ये यूनिवर्सिटी एक्ट 1976 है, उसके तहत ये रूल प्रोवाइड है कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी एक स्वायत्त संस्था जैसी है, उसका अलग-अलग समय में अलग-अलग नियुक्ति हुई है, अलग-अलग उनकी सीटों की संख्या है। इसलिए जो सिंगल बेंच का ज ऑर्डर था, जिसमें माननीय संजीव प्रकाश शर्मा सर का ये ऑर्डर था कि ये सब्जेक्ट को यूनिट बनाया जाए, ना कि यूनिवर्सिटी को यूनिट बनाया जाए। तात्पर्य कि अगर साइकोलॉजी में सपोज़ दैट 424 सीटें हैं, तो साइकोलॉजी को एक सब्जेक्ट यूनिट माना जाए 424 का, और उस 424 में रिजर्वेशन पॉलिसी लगा करके इसके बाद जितने-जितने लोगों का चयन होता है, इसके बाद उनको यूनिवर्सिटी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। सरकार का तर्क था कि नहीं, ये सर इसके आधार पे इम्प्लीमेंट कर पाना नेक्स्ट इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है हर विश्वविद्यालय में अलग-अलग, पहली बात तो वर्किंग स्ट्रेंथ है, अलग-अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है, तो उनके यहाँ अलग-अलग रिजर्वेशन पॉलिसी लगेगी। इसलिए यूनिवर्सिटी को ही हम एक यूनिट मान पाएँगे, सब्जेक्ट को यूनिट मान पाना बहुत मुश्किल होगा, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होगा, और ऑलरेडी यूनिवर्सिटी एक्ट 1976 में बना था, वो भी इसी चीज़ की दलील करता है। तो ये जो एलपीए नंबर है, ये कहीं न कहीं सरकार के समर्थन में खड़े हैं यहाँ पर। ठीक है? सरकार जो एलपीए लेकर के आई है, अमूल चूक संशोधन के लिए कि साहब हमको जो सिंगल बेंच के द्वारा ये कहा गया था कि आप यूनिवर्सिटी को यूनिट मत मानिए, आप सब्जेक्ट को यूनिट मानिए, तो हम सब्जेक्ट को यूनिट नहीं मान पाएँगे, और इस चीज़ के लिए इन्होंने आर्ग्यूमेंट भी आगे दिया है। आपको आगे डिटेल में बताएँगे क्या-क्या आर्ग्यूमेंट दिया है। तो आर्ग्यूमेंट भी इन्होंने डिटेल में दिया है कि हम सब्जेक्ट को यूनिट नहीं मान पाएँगे, और यूनिवर्सिटी रूल भी यही कहता है कि यूनिवर्सिटी को यूनिट मानिए। तो उस चीज़ की इन लोगों की अपील एलपीए दलील दे रही है। एक तरह से सरकार के फेवर में खड़े हैं। ना कि ये वैकेंसी रोकने के पक्ष में थे, और ना ही इस वैकेंसी में हर्डल के रूप में थे। हाँ, ये अलग बात है कि शुरुआत में इन्होंने जो खामियाँ थी उस चीज़ को केंद्र प्रकाशित किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अभी वर्तमान के एलपीए में ये सरकार के अगेंस्ट में थे या वैकेंसी रोकने के खिलाफ थे, रोकने के संदर्भ में थे। आगे जो एलपीए नंबर 832 है, 833 है, एलपीए नंबर 835 है, ये रिस्पोंडेंट फुल्ली सपोर्ट द जजमेंट ऑफ द लर्नेड सिंगल जज। अच्छा, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये 2-3 एलपीए जिसका मैंने आपको ज़िक्र किया, ये जो सिंगल जज के ऑर्डर थे, उसके फुल्ली फेवर में है। और आगे देखिए इन एलपीए नंबर 836 ऑफ 2023, नॉन एक्वियरेंस फॉर द रिस्पोंडेंट डिस्पाइट सर्विस नोटिस हैविंग बीन कैरिड आउट। मतलब जो 836 नंबर के एलपीए वाले अभ्यर्थी हैं, पार्टीज़ हैं, रिस्पोंडेंट हैं, उनको सर्विस नोटिस गया था, इसके बावजूद वो उपस्थित नहीं हुए। तो ये थी टोटल एलपीए की कहानी। आप समझ पाए होंगे किन-किन मुद्दों को लेकर के केस किया गया था। कई लोग वैकेंसी को रोकने के लिए गए, कई लोग कहें कि नहीं, जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है वही सही है, कई लोग बोले कि नहीं, वास्तव में जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है वो भी कहीं न कहीं वो इम्प्लीमेंट कर पाना मुश्किल है, और दूसरी बात सरकार ने जो रिवाइज़ किया है वैकेंसी वो भी मुश्किल है, इसलिए पूरी वैकेंसी को ही कैंसल कर दिया जाए और फ्रेश वैकेंसी लाई जाए। तो आप देख पा रहे हैं भिन्न-भिन्न एलपीए में गजब-गजब के भिन्न-भिन्न प्रकार के केसेज़ हैं। ये थी टोटल ड्राम कहानी केसेज़ की। आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए इसमें अब यहाँ से एक तरह से अब आगे की दलील और बहस की प्रक्रिया शुरू होती है। इसमें श्री पीके साही लर्नेड एडवोकेट जनरल, पहली बात मैं आगे की प्रक्रिया शुरू करूँ इससे पहले माननीय एडवोकेट जनरल जो हैं पीके साही सर को प्रणाम करता हूँ, और इनके बारे में क्या ही कहूँ। यही वो महान शख्सियत हैं जिन्होंने इस पूरी वैकेंसी में अपनी दलील दे कर के इस वैकेंसी को कहीं न कहीं शुरुआत में रुकवाते हैं, और आज यही वो ही हैं जो सरकार के पक्ष से खड़े होते हैं और आज इस वैकेंसी को क्लीन चिट दिलाते हैं, और आज वैकेंसी पुनः से नए तरीके से बहाल हो जाएगी और वैकेंसी में आगे की प्रक्रिया कंटिन्यू हो जाएगी।
तो ये विडंबना कहें या जो भी कहें, लेकिन हाँ, आपके मन में भी ये कौतूहल और प्रश्न होगा कि ये जब अभ्यर्थी के पक्ष से वकील थे, तो ये सरकार के पक्ष से वकील बनने का क्या इनको अधिकार है, राइट है? क्योंकि शुरुआत में जो पहले सिंगल बेंच के पास केसेस था, उस समय तो ये अभ्यर्थी की तरफ से वकील थे। तो एक्चुअल में अगर अभ्यर्थी की तरफ से कोई अपोज़ किया जाता है, किसी तरह का ऑब्जेक्शन किया जाता है, तब ये ज़रूर सरकार की तरफ से दलील नहीं रख पाते और नहीं रख सकते थे। इसीलिए यहाँ पे देखिए वो स्पष्टीकरण दे रहे हैं, ये जो आपको मैंने रेड लाइट किया है, इसमें स्पष्ट रूप से है कि श्री पीके साही लर्नेड एडवोकेट जनरल आर्ग्यूड ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट ऑफ पॉइंटेड आउट दैट ही हैड बीन अपीयरिंग फॉर द पिटिशनर बिफोर द लर्नेड सिंगल जज। वो कह रहे हैं कि इससे पहले मैं पिटिशनर की तरफ से सिंगल जज में उपस्थित था, बट हैज़ टेकन कंसेंट फ्रॉम देम टू अपीयर इन द अपील सिंस द अपॉइंटमेंट आर डिलेड। मतलब ये वैकेंसी में इतनी देर हो रही है, इस वजह से मैं यहाँ पे उपस्थित हो रहा हूँ सरकार की तरफ से। एंड द कंटेंशन रेज्ड हैव रिमेन्सिफिकेशन इन सो फार एज द रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट टू द यूनिवर्सिटी विद इन द स्टेट। None of the learned counsel appearing for either party objected to the learned advocate general appearing for the state। मतलब ये कह रहे हैं कि जो अभ्यर्थी के तरफ से जितने भी वकील हैं या फिर अभ्यर्थी के तरफ से कोई भी इस चीज़ का ऑब्जेक्शन नहीं किया गया कि आप सरकार के तरफ से अपने पक्ष न रखें, इसलिए मैं सरकार के तरफ से अपने पक्ष रखने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इस वैकेंसी में बहुत ज़्यादा डिले हो गया है। तो किसी ने विरोध नहीं किया, तो वो सरकार की तरफ से अपनी दलील रखने के लिए आए और इस पूरे बहस को माननीय पीके साही सर के द्वारा ही आगे पूरी तरह से इसको आगे कंटिन्यू किया गया। और इसमें वही आपको मैंने बताया ही था कि सरकार किस लिए एलपीए में आई है, मात्र एक चीज़ को लेकर के आई है कि हम जो रिवाइज वैकेंसी को रिवाइज रोस्टर हम लागू करेंगे, जो रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करेंगे वो यूनिवर्सिटी वाइज लागू करेंगे, न कि हम सब्जेक्ट को यूनिट मान के करेंगे। और इसके पीछे इन्होंने यूनिवर्सिटी एक्ट का हवाला दिया। उसी चीज़ का देखिए यहाँ पे आगे ये माननीय पीके साही सर यहाँ पे सभी चीज़ें डिटेल में कह रहे हैं कि द लर्नेड सिंगल जज हैड स्पेसिफिकली observed while directing the reworking of backlog vacancy and also reservations after clubbing the entire vacancy advertised। मतलब ये कह रहा है कि सिंगल जेंस ने स्पेशली ऑब्जर्व क्या किया कि और क्या डायरेक्शन दिया कि आप रीवर्किंग बैकलॉग वैकेंसी लाइए, रिजर्वेशन को अच्छे से लागू करते हुए, आफ्टर क्लबिंग एंटायर वैकेंसी एडवर्टाइज्ड, पूरी वैकेंसी को एडवर्टाइज करते हुए, और ये क्या कर रहे हैं कि दैट द पर्सन ऑलरेडी अपॉइंटेड वुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। देखिए ये स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहा जा रहा है, कई लोगों का ये आपत्ति है कि हिंदी की ज्वाइनिंग हो चुकी है और भी कई विषय की ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो क्यों नहीं उसमें लागू होगा, सिंगल बेंच का तो सब पर था और उन लोगों की नियुक्ति तो हो गई है, तो क्या उन लोगों की किसी प्रकार का हित होगा, उन लोग की नौकरी जाएगी वगैरह वगैरह। देखिए यहाँ पर भी इस जब चीफ जस्टिस द्वारा यहाँ पे जो ऑर्डर दिया गया है, तो यहाँ पे भी देखिए माननीय पीके साही द्वारा जो आर्ग्यूमेंट दिया गया वो चीज़ यहाँ पे हाईलाइट की गई है कि सिंगल जजेस ने क्या, सिंगल जज ने के बेंच ने क्या ऑर्डर दिया था कि पर्सन ऑलरेडी अपॉइंटेड वुड नॉट बी अफेक्टेड डिस्टर्ब्ड एंड they would be set off against either the backlog vacancy as per the reservation vacancy worked out on them in the reservation vacancy of the instant selection। मतलब इनको किसी प्रकार से क्षतिपूर्ति नहीं की जाएगी, जिनका ऑलरेडी चयन हो चुका है, जिनकी ऑलरेडी ज्वाइनिंग हो चुकी है, इनको बैकलॉग वैकेंसी में कंटिन्यू वैकेंसी में किसी तरह उसमें एडजस्ट किया जाएगा। आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है कि सिंगल जज हैड ऑब्जर्व दैट द प्रोविजंस ऑफ द यूनिवर्सिटी एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ट्रीटिंग ऑल यूनिवर्सिटी एज ए कलेक्टिव यूनिट ऑफ सिलेक्शन। मतलब सिंगल जज ने क्या ऑब्जर्व किया कि सारी यूनिवर्सिटी को एक कलेक्टिव यूनिट माना जाए, ठीक है, और आगे यही सब चीज़ें कही जा रही हैं कि कलेक्टिव यूनिट माना जाए, इसलिए यूनिवर्सिटी वाइज वैकेंसी को लाया जाए, ना कि सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी लाया जाए। लेकिन यहाँ पे देखिए सेक्शन 7 का हवाला देते हुए यहाँ पे और भी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे एक्ट का हवाले देते हुए माननीय पीके साही सर ये चीज़ अपनी दलील रखने में कहीं न कहीं सफल होते हैं कि एक्चुअल में यूनिवर्सिटी को यूनिट माना जाए, ना कि सब्जेक्ट को यूनिट माना जाए, ठीक है। तो इस पूरे बहस में जो आपको मैं आगे पेज को स्क्रॉल डाउन करते जा रहा हूँ, एक्चुअल में इस पूरे बहस में बहुत सारे केसेस और बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन का कोटेशन किया गया, जैसे आप यहीं पे देख पा रहे हैं सेक्शन 57(1) का हवाला दिया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया कि मैंडेट्स कॉलिंग फॉर सब्जेक्ट वाइज एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ टीचर एंड सब्जेक्ट क्लॉजेज, मतलब सब्जेक्ट वाइज और न कि यूनिवर्सिटी वाइज बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ों का हवाला दिया जा रहा है, ठीक है।
इसमें देखिए आगे फिर इसमें बैकलॉग को लेकर के भी ये कहा गया है कि रिक्रूटमेंट अकर्ड इन द ईयर 1997, 2003, 2014, ये 3 बार तो वैकेंसी आ गई थी। तो प्रेजेंट रिक्रूटमेंट इज ओवर द ईयर 2020, यानी ये 2020 ये चौथी वैकेंसी। इवन एज पर द प्रोविजन ऑफ द रिजर्वेशन एक्ट, द बैकलॉग वैकेंसी हैव टू बी कैरिड ओवर द 3 सिलेक्शन ईयर। मतलब 3 ही सिलेक्शन ईयर में बैकलॉग वैकेंसी कंटिन्यू की जाती है। द प्रेजेंट एक्सरसाइज कैरिड आउट बाय द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द लर्नेड सिंगल जजेस कैन नॉट बी सस्टेन्ड since the earlier exercise determining roster point and the backlog vacancy existing for filling of reservation post was an कुल मिला के मोटे तौर पे ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि जो बैकलॉग वैकेंसी लाई गई है उसमें 3 साल बैकलॉग को कलेक्ट करने का प्रोसेस है, रूल्स है। ये किसकी तरफ से कहा जा रहा है? पक्षकार के, अभ्यर्थियों की तरफ के जो एडवोकेट है उनकी तरफ से कहा जा रहा है। उसकी भी यहाँ पे दलील दी जा रही है। आर के सब्रवाल केस का जिक्र किया जा रहा है कि वास्तव में बैकलॉग कैसे कैसे लागू किया जाता है और किस तरह सरकार ने लागू किया। चूंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा, इसलिए मैं इसमें बैकलॉग वैकेंसी को कैसे कैलकुलेट किया गया ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताता हूँ। अगर आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा है, इच्छुक है जानने के लिए कि बैकलॉग वैकेंसी कैसे इसमें कैलकुलेट की गई है, तो आप कमेंट सेक्शन में बैकलॉग बैकलॉग लिख करके आप रिप्लाई दें। आने वाले वक्त में आपको मैं बैकलॉग रिलेटेड वीडियो कोशिश करूंगा डालूं। तो देखिए ये पूरा आर्ग्यूमेंट है, ये पूरे 42 पेज का जो है, इसमें फाइनली एक ही चीज़ को लेकर के आर्ग्यू किया गया है। जैसा कि मैंने आपको शुरू के एलपीए में बताया कि कई कई अभ्यर्थी का कुछ का था कि पूरे वैकेंसी को ही कैंसिल कर दिया जाए, उसके लिए यहाँ दलील दी गई है क्यों पूरी वैकेंसी को कैंसिल कर दिया जाए। इस ऑर्डर में ये चीज़ वकील की तरफ से दलील दी गई है कि सरकार के ने जो रिवाइज रोस्टर लाया है उसमें क्या क्या खामियां हैं, उसको कैंसिल कर दिया जाए। तो जितने भी मैंने आपको ऊपर के CWJC नंबर या LPA नंबर में दिखाएं और जो जो क्लेम थे उसी चीज़ का यहाँ पर डिटेल में उनके तरफ से जो आर्ग्यूमेंट रखे गए हैं वो चीज़ें हैं। लास्ट में देखिए आप आते हैं तो यहाँ पे 41 नंबर पे जज साहब क्या कह रहे हैं कि वी हेंस अलाउ द अपील्स ऑफ द स्टेट एंड पार्टी डिसमिस एलपीए नंबर इतना 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 एंड अलाउ एलपीए नंबर वो 890 2023 एंड एलपीए नंबर 1007 ऑफ 2023। मतलब यहाँ पे एक आक एलपीए नंबर को डिसमिस करने के संग बाकी एलपीए को अलाउ कर दिया जाता है। ऑर्डर्ड अकॉर्डिंगली द पार्टीज लेफ्ट सफर दियर रेस्पेक्टिव कॉस्ट। ठीक है, जो पार्टी अन्य इसके लिए सफर कर रहे हैं वो अपने ब्याह पे सफर कर रहे हैं। अब एक चीज समझे, इस पूरे ऑर्डर में कई लोगों का ये कहना है, मैंने पर्सनली मैसेज के माध्यम से देखा कि सर इस वैकेंसी में, इस ऑर्डर में ये कहीं नहीं था कि रोक हटाई जाती है। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि रोक तो लगी ही नहीं थी। रोक हटाने के लिए सरकार थोड़े ना अपर बेंच में गई थी। सरकार तो अपर बेंच में इस चीज को लेकर के गई थी कि जो सिंगल बेंच के द्वारा जो ऑर्डर आया हुआ है उस ऑर्डर में जो वैकेंसी को जिस तरह से वैकेंसी को या फिर सीटों को जिस तरह से पुनः एक्सरसाइज करने की बात कही गई है, तो जो फॉर्मूला सिंगल बेंच के द्वारा दिया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी को यूनिट बनाया जाए, हम यूनिवर्सिटी को सॉरी सब्जेक्ट को यूनिट बनाया जाए, तो सरकार का कहना था कि सब्जेक्ट को यूनिट नहीं बना पाया जा सकेगा प्रैक्टिकली, इसलिए यूनिवर्सिटी को यूनिट बनाने का मौका दिया जाए। तो ये आर्ग्यूमेंट लेके गई थी और ये एलपी एक तरह से स्वीकृत किया जाता है। तो फिर इसमें वैकेंसी रोकने और नहीं रोकने जैसा क्या प्रश्न है कि सरकार, माननीय न्यायालय ने ऐसा आदेश दिया कि अब वैकेंसी हट जाती है या अब से रोक हटाई जाती है। तो इस तरह का कोई केस था ही नहीं कि रोक हटाई जाती है। ओके, इसलिए यहाँ पे आपको इस तरह के ऑर्डर नहीं नजर आते हैं। मैंने आपको बताया था कि 3-3 ऑर्डर आज आए थे माननीय न्यायालय के द्वारा। हम दूसरे ऑर्डर को देख लेते हैं। ये राजेश कुमार चौधरी जी का केस है, ठीक है? और ये देखिए इसमें ये अलग से इसलिए किया गया है क्योंकि इनको कुछ स्पेशल रिलैक्सेशन दिया गया है, इसको कहें, या फिर स्पेशल एडवाइस दी गई है। एक्चुअल में देखिए इनका किस चीज़ को लेकर के केस था कि वी हैव टुडे पासेस जजमेंट इन कंटेंट अपील व्हिच वेयर फ्रॉम जजमेंट एंड लर्नेड सिंगल जज वी हैव अपहेल्ड द जजमेंट इन सो फार एज द। देखिए इनका राकेश ये कौन अभ्यर्थी थे? राजेश कुमार चौधरी। एक्चुअल में इनका क्या था कि डायरेक्शन टू रीवर्क द रिजर्वेशन रोस्टर ऑल्दो द डायरेक्शन टू कंबाइन द वैकेंसी ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी हैव बीन इंटरफेयर्ड विथ।
मतलब जो माननीय सिंगल बेंच द्वारा जो ऑर्डर दिया गया था कि यूनिवर्सिटी को आप सब्जेक्ट यूनिट बनाइए, न कि सब्जेक्ट को यूनिट बनाइए, और सरकार ऐसा नहीं कर रही है। तो ये रिवाइज जो रोस्टर लाई है वो गलत है, इस चीज़ को लेकर के इनका केस था। मतलब जो अभी सरकार ने रिवाइज रोस्टर लाया है, रिवाइज वैकेंसी जो लाई है, उस चीज़ को लेकर के इनका मैटर था। तो यहाँ पे देखिए इनको ये सलाह देते हुए इस केस को डिसमिस किया गया है। यहाँ पे देखिए कहा क्या रहा है कि वी मेक नो ऑब्जर्वेशन, मतलब किसी प्रकार का अपनी ऑब्जर्वेशन या राय नहीं दे रहे हैं। एक्चुअल में अगर जज साहब इस पर किसी प्रकार की अपनी राय दे देते हैं तो ये फिर अपर बेंच में इनको जाना पड़ता, अब सीधे वो सुप्रीम कोर्ट इनको जाना पड़ता। इसलिए जज साहब ने इनको यहाँ पे ये रियायत दी है कि कोई नो ऑब्जर्वेशन ऑन द मेरिट, मतलब मेरिट के आधार पे यहाँ पे कोई राय वगैरह कुछ नहीं दे रहे हैं। ग्रीवियंसेस प्रोजेक्टेड इन द रिट पिटीशन and directed the registry to place the before the learned single judge having roster। मतलब कि आप सिंगल बेंच में जाइए, आप वहां पे अपना केस दायर करिए, ठीक है, और वहां से आप जो जीत के आते हैं या फिर जो भी, इसके बाद यहाँ पे एलपीए में आइए। मतलब इनको रेफर कर दिया गया, ठीक है आप रिवाइज रोस्टर को लेकर के आए तो आप सिंगल बेंच में जाइए, इस आधार पे इनको वहां पे रेफर कर दिया गया है। दूसरा देखिए ऑर्डर क्या है। दूसरा भी ऑर्डर बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये देखिए डॉक्टर श्वेता वारवाडे, वाइफ ऑफ मयंक वारवाडे, ठीक है। एक्चुअल में इनका जो केस किस चीज़ को लेकर के है, इनका भी केस बड़ा रोचक था। इनका केस ये है कि द ग्रीवियंसेस ऑफ द पिटिशनर इन CWJC नंबर 12518 2021, इनका था हु ऑब्टेन्ड पीएचडी डिग्री, जो कि पीएचडी डिग्री ली हुई है फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार, मतलब ये बिहार राज्य से बाहर पीएचडी डिग्री ली हुई है। ऑफ ग्रोस डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेशन द इक्विटी क्लॉज, इनका ये कहना है कि ये हम आउटसाइडर हैं, बिहार के बाहर के हैं, इसलिए हमारी पीएचडी के को नहीं स्वीकृत की जा रही, या फिर हमारे संग दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है, इक्वलिटी का मौका नहीं दिया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, इस चीज को लेकर के इनकी आपत्ति थी। तो देखिए इसमें माननीय जज के द्वारा क्या कहा जा रहा है कि इन पैराग्राफ 10, मतलब पैराग्राफ 10 में द काउंटर अफिडेविट ऑफ द कमीशन इन CWJC नंबर 12518 ऑफ 2021, इट इज कैटेगोरिकली stated that the PhD qualification of the petitioner would be recognized despite the petitioner having obtained such qualification from outside the state। स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहा जा रहा है पैराग्राफ 10 में, जो कि सरकार की तरफ से हवाला दिया गया, कमीशन की तरफ से हवाला दिया गया, अर्थात आयोग की तरफ से, कि इनकी पीएचडी क्वालिफिकेशन को जो पिटिशनर हैं, इसके बावजूद कि वो आउट ऑफ द स्टेट हैं, आउटसाइडर हैं, इनकी पीएचडी डिग्री को देखा गया है और अच्छे से इसकी स्क्रूटनाइज की गई है। इट इज स्टेटेड दैट this would be only subject to the condition that should either establish that the qualification has been obtained under 2009 regulation UGC and complies the five requirements as रिक्वायर्ड बाय द यूजीसी। ये देखिए स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि हमने जो पीएचडी की शर्त बनाई थी वैसे ही पीएचडी को एंटरटेन किया जाएगा, जिनकी रेगुलेशन 9 के तहत पीएचडी हो, रेगुलेशन 2009 के अंतर्गत, जिसमें टोटल 11 पॉइंट आते हैं, आप जानते हैं। तो उनकी रेगुलेशन 9 के तहत 11 पॉइंट कवर अप होने चाहिए, और नहीं तो उनके 5 पॉइंट, जो 5 रिक्वायरमेंट के कंडीशन है कि उनके वाइवा हुए होने चाहिए, उनके 2 रिसर्च पेपर पब्लिकेशन होने चाहिए रिलेटेड टू टॉपिक, उनके 2 सेमिनार हुए होने चाहिए, ठीक है। इस तरह के जो 5 पॉइंट है, वो 5 पॉइंट अगर कवर अप किए हैं तो यूजीसी रेगुलेशन 2018 के तहत वो एप्लीकेबल है। सो इट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट प्रोविजनली एडमिटेड, हाँ ये भी कहना है कि इनको प्रोविजनली तौर पर एडमिट किया गया था। अभ्यर्थी का ये भी कहना था कि हमको प्रोविजनली तो एलिजिबल किया गया, लेकिन बाद में इनएलिजिबल कर दिया गया। तो आयोग ये भी कह रही है कि इनको प्रोविजनली तो एडमिट किया गया, क्यों? क्योंकि ये कैंडिडेट थे, कैंडिडेटर ऑफ द पिटिशनर, क्योंकि ये कैंडिडेट थे, बट इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द एनोमनी द नेम ऑफ द पिटिशनर। मतलब ये इसलिए नहीं कि इनको प्रोविजनली एलिजिबल किया गया था क्योंकि इनके पास काफ़ी डिग्री थी या एलिजिबल कैंडिडेट थे। प्रोविजनली एलिजिबल सभी को किया जाता है। मैंने अपने चैनल पे भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट देखे हैं कि मुझे तो प्रोविजनली एलिजिबल कर दिया गया था, लेकिन सेकंड वाली लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, थर्ड वाली लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। तो एक चीज़ आप अभी स्पष्ट हो ले, ये जान लें कि जो पहली लिस्ट आयोग के द्वारा जारी की जाती है, वैसे सभी अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की जाती है जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था। जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, जिनका फॉर्म आयोग के पास पहुंचा हुआ है, भले ही वो अगर इंटर पास है और उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है किसी भी तरह से, तब भी उनका वहां पे पहली वाली लिस्ट में नाम रहेगा।
अगर आप इंटर किए हो, मैट्रिक किए हो, लेकिन आप उल्टा-सीधा कुछ भी करके पीएचडी ये वो लिख-लाख करके आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, तब भी वहाँ पे आपका नाम रहेगा। लेकिन सेकंड लिस्ट में आपको हटा दिया जाएगा। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरा पहली लिस्ट में नाम था लेकिन सेकंड और थर्ड में नहीं था, ये मेरे संग गलती हुई है या फिर नाइंसाफ़ी हुई, तो ये आपका गलत तर्क है। यही आयोग कहीं न कहीं आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहते हुए नज़र आ रहा है। आगे देखिए ये क्या कह रहा है कि वी गिव द लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर टाइम टू गेट इंस्ट्रक्शन एंड ऑन द नेक्स्ट पोस्टिंग डेट द लर्नेड काउंसिल बिहाफ ऑफ द पिटिशनर साउट फॉर विड्रॉवल ऑफ द रिट पिटिशन, मतलब इनके रिट पिटिशन को विड्रॉ करने के लिए कहा गया, ठीक है, वकील को कि आपका गलत है इस तरह से, और इनको विड्रॉ करने के लिए कहा गया। इसी तरह जो दूसरा केस है कहीं ना कहीं ये भी मिला जुला कर उसी प्रकार का है। इसमें भी देखिए स्टैंड डिसमिस्ड एज विड्रॉन, इस केस को भी डिसमिस किया गया विड्रॉ करते हुए। तो ये था टोटल मसला जो कि 3 ऑर्डर आज माननीय न्यायालय की तरफ से आया हुआ है। तो ये थी टोटल राम कहानी। कुल मिलाकर सार यही है कि माननीय न्यायालय की तरफ से आज जो ऑर्डर आया हुआ है उसमें सरकार की जो सबसे बड़ी हर्डल थी, किसको यूनिट माना जाए, सब्जेक्ट को यूनिट माना जाए, विश्वविद्यालय को यूनिट माना जाए, तो सरकार को अब ये ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि आप यूनिवर्सिटी को यूनिट मान करके वैकेंसी को आगे कंटिन्यू करें। तब ये रोस्टर तो बना ही चुकी है सरकार ऑलरेडी, और मैंने पिछली वैकेंसी में आपको दिखाया भी था रिवाइज रोस्टर जो सरकार की तरफ से बनाया गया था। तो वो रिवाइज रोस्टर तो सरकार ने बना ही दिया है, तो अब उम्मीद है कि बहुत जल्द ही जितने भी वैकेंसी बाकी हैं अन्य अन्य सब्जेक्ट के, उनके इंटरव्यू देखने को मिलेंगे, रिजल्ट प्रकाशन जल्दी-जल्दी मिलेगा। हाँ, एक चीज़ और, मैंने शुरू में आपको कहा था कि जैसे 2-3 विषय के इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुके हैं, जैसे साइकोलॉजी के हो चुके हैं, फिलॉसफी के हो चुके हैं, मैथिली के हो चुके हैं, तो क्या इन विषयों में दोबारा से साक्षात्कार देखने को मिल सकता है? देखिए, एक चीज़ आप समझें, मैंने एक पिछले ही वीडियो में आपको यह स्पष्ट किया था कि कितने अभ्यर्थियों को इंटरव्यू कॉल करना है, इसका विशेषाधिकार केवल और केवल आयोग के पास है। लेकिन आयोग ने भी अगर कोई निर्णय बना लिया, कोई रूल्स बना लिया कि हमें इतने लोगों को इंटरव्यू कॉल करना है, तब वो अपने रूल से इतर नहीं हो सकती। अपने रूल से अलग हट के अपने मन से फिर बीच में ऐसा नहीं कर सकती कि उसने एक निर्णय लिया कि हमें 1:3 के रेशियो में बुलाना है। अर्थात एक अभ्यर्थी, एक सीट के अगेंस्ट में 3 लोगों को बुलाना है, और फिर ऐसा करे कि किसी दूसरे विषय में या फिर किसी-किसी कैटेगरी में 1 के आधार पर केवल 1 को बुलाए या 2 को बुलाए, ऐसा नहीं कर सकती है। क्योंकि आयोग ने ही ये डिसाइड किया कि हमें 1:3 के रेशियो में बुलाना है, अर्थात 1 सीट पर हमें 3 लोगों को बुलाना है। तो अब उसको 3 लोगों को बुलाना है तो वो बुलाएगी ही बुलाएगी। अगर ऐसा नहीं करती है बीच में, तो वो फिर कहीं न कहीं वो फिर कोर्ट केस का मसला हो जाएगा और लॉ की बातें आ जाएँगी। तो चूँकि जब रिवाइज़ रोस्टर किया गया है तो उसमें किसी-किसी कैटेगरी में सीटें बढ़ी हैं। जैसे बीसी कैटेगरी में सीटें बढ़ी हैं। वैसे बढ़ी, ओवरऑल बढ़ी नहीं है। किसी-किसी कैटेगरी में सीटें कम हुई हैं तो किसी कैटेगरी में अधिक हुई हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, कुछ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। मैंने व्हाट्सएप और अन्य-अन्य जगहों पे देखा कि किसी विशेष कैटेगरी की ही सीटें काट करके किसी विशेष कैटेगरी में बढ़ा दी गई हैं, या फिर किसी विशेष कैटेगरी में कम की गई हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि प्रत्येक विषय में किसी स्पेशल कैटेगरी में ही कम की गई। जैसा कि ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि बीसी, एससी और ईबीसी की ही सीटें कम कर दी गई हैं, बाकी जनरल की सीटें बढ़ा दी गई हैं। या फिर कहीं-कहीं ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि जनरल की सीटें बढ़ा दी गई हैं और सॉरी, कम कर दी गई हैं और बीसी, ईबीसी की बढ़ा दी गई हैं। देखिए, हर विषय में, हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग सीटों का अलग-अलग सीन देखने को मिला। अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूँ, तो साइकोलॉजी में जहाँ तक मुझे रिकॉल मैं कर पा रहा हूँ, जनरल कैटेगरी की 1 सीटें कम कर दी गई हैं। ईबीसी कैटेगरी की भी कुछ सीटें कम की गई हैं, जबकि बीसी कैटेगरी की सीटें कुछ बढ़ी हुई हैं। अगर वही मैं हिस्ट्री की बात करूँ, तो हिस्ट्री में जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, जनरल कैटेगरी में सीटें बढ़ गई हैं और रिजर्व कैटेगरी की किसी-किसी कैटेगरी में सीटें कम हो गई हैं। इसलिए हर सब्जेक्ट का सीन अलग-अलग है। यह उचित नहीं है और ये प्रोपेगेंडा के रूप में फैलाया जा रहा है कि किसी विशेष कैटेगरी की ही सीटें कम की गई हैं। ओके? चूँकि यूनिवर्सिटी वाइज़ और सरकार ने पुनः से रूल के अकॉर्डिंग ये जो रिवाइज़ किया है, तो उसमें भिन्न-भिन्न कैटेगरी में अलग-अलग सीटें कम हुई हैं, अधिक हुई हैं। हाँ, एक चीज़ और है, कुछ व्यूअर्स का ये भी कहना था, पहले मैं इंटरव्यू पे आता हूँ, इसके बाद दूसरे मैटर पे आता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजी के केस में मान लीजिए कि बीसी कैटेगरी में सीटें कुछ बढ़ी हैं, ईबीसी कैटेगरी में घटा करके। तो ऐसी स्थिति में जो सीटें बीसी कैटेगरी में बढ़ी हैं, उन सीटों के तो रिस्पेक्टिव में 3 गुना अभ्यर्थियों को नहीं रिकॉल किया गया था।
इंटरव्यू नहीं बुलाया गया था। और ऑलरेडी जब आयोग ने यह नियम बना दिया है कि हम 1:3 के रेशियो में इंटरव्यू कॉल करेंगे, अन्यथा 1 के अनुपात में जब 3 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएँगे, तब न्यायोचित तो ये है कि जब बीसी कैटेगरी में 10 सीटें या 12 सीटें या 20 सीटें जितनी भी सीटें बढ़ती हैं, उसके 3 गुना अभ्यर्थियों को पुनः से इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाना पड़ेगा। यह तो बिल्कुल है। हाँ, लेकिन चूँकि इन 3 विषयों का इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। आयोग अपने तरफ से एक्सपर्टीज़ की बैठक करके और आपस में डिसाइड करके, ये अपने तरफ से ये कमिटमेंट ले सकती है, निर्णय ले सकती है कि चूँकि हम इसका ऑलरेडी इंटरव्यू ले चुके हैं और दूसरी बात कि ऑलरेडी हम 3 गुना अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभ्यर्थियों की कमी है, रिज़ल्ट इस कारण से किसी-किसी का रिक्त रह जाएगा क्योंकि अभ्यर्थी का इंटरव्यू ही नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। क्योंकि ऑलरेडी वो 3 गुना अभ्यर्थी का इंटरव्यू लिए हैं। तो 10 सीटें, 15 सीटें किसी कैटेगरी में बढ़ती भी हैं, तो उसमें एडजस्ट हो जाएँगे आराम से। तो इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, यह थोड़ा मुश्किल है इस चीज़ का निर्णय देना, इस चीज़ का जवाब देना। इंटरव्यू हो भी सकता है और इंटरव्यू नहीं भी हो सकता है। अगर हम यह तर्क देते हैं कि चूँकि 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू कॉल के लिए आयोग ने ऑलरेडी रूल बना रखा है और उस रूल में किसी प्रकार की बैठक करके या फिर किसी प्रकार का कोई एक डिसीज़न नहीं लेती है, तब तो फिर वो ज़रूर ऐसा आने वाले समय में मैथिली में, साइकोलॉजी में और फ़िलॉसफ़ी विषय में आपको इंटरव्यू देखने को मिलने वाला है। जिन-जिन कैटेगरी में जिन-जिन कैटेगरी में सीटों का बढ़ोतरी हुई है सीटों की। अब रही कि अगर क बुलाया जाएगा तो फिर किन्हें इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाएगा? क्या जिनका इंटरव्यू हो गया उन्हें बुलाया जाएगा? जी नहीं, जिनका इंटरव्यू हो गया उन्हें बिल्कुल नहीं बुलाया जाएगा। और दूसरी बात कि अगर अब फ्रेश लोगों को बुलाया जाता है तो उनका कट ऑफ भी नीचे होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए बीसी कैटेगरी में किसी विषय में 68 पर बुला लिया गया है, मिनिमम कट ऑफ 68 था जिस पर कि इंटरव्यू कॉल आया है। अब अगर नए 10 अभ्यर्थी उस कैटेगरी में आते हैं तो अब जो कट ऑफ होगा वो 68 से ऑब्वियस है कि नीचे होगा। हो सकता है 60 हो सकता है 51 हो, तो जो भी कट ऑफ होगा उसके अकॉर्डिंग अगर 10 सीटों पर बुलाया जाएगा तो 30 अभ्यर्थियों को और एक्स्ट्रा बुलाया जाएगा। तो इस अनुसार जो भी रिवाइज़ रोस्टर के अनुसार जो सीटें आई हैं, अगर किसी-किसी कैटेगरी में बढ़ी हैं, ख़ासकर साइकोलॉजी और फ़िलॉसफ़ी और मैथिली की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसा संभव है कि उस रेस्पेक्टिव में 3 गुना अभ्यर्थियों का फ्रेश इंटरव्यू कॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ जानें कि वो इंटरव्यू एक प्रकार की फ़ॉर्मेलिटी होगी, क्योंकि ऑलरेडी जब 3 गुना अभ्यर्थियों को कॉल किया जा चुका है, इंटरव्यू लिया जा चुका है, तो जो नए एप्लीकेंट आएँगे इंटरव्यू देने के लिए, उनका तो एपीआई स्कोर ऑलरेडी जो इंटरव्यू 3 लोग दे चुके हैं उनके ऊपर, उनसे तो नीचे ही होगा और उनसे बहुत नीचे होगा। इसलिए वो मात्र एक प्रकार की फ़ॉर्मेलिटी होगी। उनका रिज़ल्ट कहीं भी किसी हाल में नहीं आने जा रहा है जिनको फ्रेश इंटरव्यू कॉल आएगा, खासकर साइकोलॉजी में, मैथिली में, फ़िलॉसफ़ी में। ओके? तो ये फ़ॉर्मेलिटी ही मात्र होगी, ये कागज़ी कोरम होगा। इसलिए ये मुझे बहुत कम संभावना लग रही है कि दोबारा से इसमें इंटरव्यू देखने को मिलेगा। लेकिन मे बी सरकार हो सकता है चाहे कि नहीं पुनः से केस कोई ना हो जाए, पुनः से किसी प्रकार की अड़चन ना आ जाए। पता चला कोई अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर के केस करने चला गया कि 3 गुना को इंटरव्यू कॉल करना था, बीसी में 20 सीटें बढ़ गई लेकिन अभी भी इंटरव्यू कॉल यहाँ पे तो नहीं हुआ। तो ये सब अगर मैटर से अगर आयोग में भी फँसना ना चाहे, सरकार ना फँसना चाहे, तो हो सकता है सरकार पुनः से साइकोलॉजी, मैथिली और फ़िलॉसफ़ी में इंटरव्यू ले। अन्यथा सरकार चाहे तो एक्सपर्टीज़ की बैठक करके और एक ठोस निर्णय लेकर के, चाहे तो ये भी रूल्स लगा सकती है, रेगुलेशन ला सकती है कि चूँकि ऑलरेडी हम इसमें इंटरव्यू ले चुके हैं, 3 गुना अभ्यर्थियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और जो सीटें ऐड की गई हैं, उसमें ही रिज़ल्ट आराम से एडजस्ट कर लिया जा सकता है। तो इस आधार पे हम इंटरव्यू का निर्णय नहीं लेते हैं, तो वो बिना निर्णय लिए भी रिज़ल्ट प्रकाशित कर सकते हैं। ये जो भी होगा वो 1 आध सप्ताह में उम्मीद है कि पता चल जाएगा। उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक जो जैसा कि आज जो दिन है, जो अगले सप्ताह की शुरुआत होगी, उस सप्ताह में उम्मीद है कि जो भी ऑर्डर आयोग लेती है, जो भी निर्णय आयोग लेती है, उस पर आपको स्पष्ट रूप से निर्णय देखने को मिल जाएगा। या तो आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा या तो फिर से फ्रेश इंटरव्यू के लिए आपको एक नोटिस देखने को मिलेगा, फ्रेश लोगों के लिए। वैसे मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया कि वो इंटरव्यू मात्र एक प्रकार की फ़ॉर्मेलिटी ही होगी। ओके? देखिए, दूसरी चीज़ एक चीज़ यहाँ पे चूक हो रही थी कि जो रिवाइज़ रोस्टर था, उस रिवाइज़ रोस्टर में किसी-किसी कैटेगरी में तो सीटें ही पूरी तरह से निल हो गई थीं। जैसे दिव्यांग कैटेगरी की बात की जाए, तो दिव्यांग कैटेगरी में ओएच कैटेगरी ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड की पूरी सीट ही निल हो गई थी। इसी तरह से आपको मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है, उसकी पूरी सीट ही निल हो गई थी।
इसी तरह फ्रीडम फाइटर की भी सीटें बहुत कम हो गई थी। तो इसका क्या होगा, वो तो वहाँ पे बिल्कुल पहले तो वैकेंसी में सीटें थीं, लेकिन अब बिल्कुल सीटें नहीं है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो एक्चुअल में यहाँ पे जब यूनिवर्सिटी वाइज़ जब रिज़र्वेशन पॉलिसी लगाया जाता है, तो जो रोस्टर पॉलिसी यहाँ पे लागू कर रहे हैं, तो शुरुआत में जो 25% है, 1 से 25 तक जो सीटें हैं, तो शुरुआत के 1 से 25 तक की सीटों में आपको वीआई कैंडिडेट को दे रहे हैं। ये 100 रोस्टर एक्चुअली, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि 100 रोस्टर पॉलिसी यहाँ पे लागू किए हैं। 100 रोस्टर पॉलिसी में जो शुरुआत के 1 से 25 सीटें होंगी, उसमें विजुअली इम्पेयर्ड को सीटें जाएँगी। इसके बाद जो 26 से लेकर के 50 सीटें होंगी, वो ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड को जाएँगी, और अगली जो होंगी आपको 51 से लेकर के जो अधिक सीटें होंगी, वो मल्टीपल डिसेबिलिटी या डिफ एंड डम्ब को जाएँगी। इसके बाद जो अगली 76 से 100 सीटें होंगी, वो मल्टीपल डिसेबिलिटी को जाएँगी। तो अगर किसी विश्वविद्यालय में किसी सब्जेक्ट में 50 सीटें हो ही ना, तब तो वहाँ पे बिल्कुल मुश्किल है ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड का मिल पाना। इसलिए यहाँ पे ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड की सीटें नहीं देखने को मिली हैं। किसकी मिली है? केवल विजुअली इम्पेयर्ड की, क्योंकि 1 से 25 तक तो सीटें लगभग प्रत्येक विश्वविद्यालय में उस सब्जेक्ट में रह रही हैं। लेकिन 26 से 50 के बीच में, अगर देखिए 26 से 50 में कुल कितने अंक आते हैं? 26 से 50 में कुल 25 अंक आते हैं। तो 25 अंक में अगर 13 अंक भी और सरप्लस सीटें मिल जाती हैं, तब 1 सीट ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड को भी मिल जाएगा। जैसे समझिए, अगर किसी विश्वविद्यालय में अगर आपको 1 से लेकर के 25 तक सीटें रहती हैं, तब तो एक दिव्यांग को मिल जाएगा, ब्लाइंड दिव्यांग को। अगला 26 से लेकर के नेक्स्ट जो 15 सीटें या 16 सीटें जो रहेंगी, अगर नेक्स्ट और भी 16 सीटें रहती हैं, तब वहाँ पे ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड को भी मिलेगा। अगर नहीं रहती हैं, तब ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड को सीटें नहीं मिलेंगी। इसीलिए इस वैकेंसी में ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड की सीटें यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिली हैं, राइट? और यही चीज़ें कहीं न कहीं फ्रीडम फाइटर के भी संग है। तो ये था पूरी वैकेंसी का सार। इस वैकेंसी में लगभग अब तक जो-जो ऑर्डर आया है, जो भी डिटेल ऑब्जर्वेशन रहा है, मैंने सभी पहलू पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। चूँकि ये ऑर्डर बहुत ज़्यादा डिटेल था, इसमें एक पॉइंट अभी छूट रहा है कि बैकलॉग वैकेंसी वास्तव में कैसे कैलकुलेट करने के लिए सरकार ने कैसे कैलकुलेट किया है, या फिर भविष्य में कैसे कैलकुलेशन वगैरह करेगी आने वाले अपकमिंग वैकेंसी वगैरह में। तो वो चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में बहुत ज़्यादा, तो आप कमेंट में चाहें तो बैकलॉग लिख सकते हैं। अगर कभी ऐसा अवसर मिला, समय मिला, तो मेरी कोशिश होगी कि एक आध वीडियो आपके लिए इस पर और लेकर के आऊँ। बाकी ये वैकेंसी अब पूरी तरह से हर्डल से मुक्त हो चुकी है, और आने वाले समय में इस वैकेंसी में आपको रिजल्ट प्रकाशन देखने को मिलेगा, इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू होगी, और उम्मीद है बहुत तेज़ी से शुरू होगी। तो इसलिए आप इस वैकेंसी पे अब जुड़े रहें, और जिस भी सब्जेक्ट के हैं, आप तत्पर होकर के तैयारी करें। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, जैसे हिस्ट्री के अभ्यर्थी हैं, केमिस्ट्री के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, बायोकेमिस्ट्री के हैं, एनवायरमेंटल साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, बांग्ला के हैं, साहित्य के हैं, उर्दू के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, फिजिक्स के हैं। ये सभी अभ्यर्थी जिनका-जिनका मैंने नाम लिया है, ये सभी क्यू में देखिए लगे हुए हैं। इन सभी की फर्स्ट लेवल की देखिए स्क्रूटनी हो चुकी है, क्योंकि जो रेलेवेंट सब्जेक्ट हैं, जो इक्विवेलेंट सब्जेक्ट हैं, जो एलाइट सब्जेक्ट हैं, उनके विषय की यहाँ पे देखिए एलाइट सब्जेक्ट की सूची यहाँ पे निकाली गई है। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं प्राइमा फेसी जो फर्स्ट स्टेज की स्क्रूटनी होती है, वो आयोग द्वारा की जा चुकी है। इसलिए ये सभी जितने भी सब्जेक्ट का मैंने अभी नाम लिया, वो सभी कतार में हैं। इनमें से किसी का भी इंटरव्यू शुरू करने के लिए आयोग की तरफ से नोटिस आपको देखने को मिल सकती है। वैसे सबसे पहले नज़र होगी साइकोलॉजी, मैथिली और फिलॉसफी पे, कि देखना है इन विषयों में क्या होता है, इनमें क्या रिजल्ट प्रकाशन डायरेक्ट किया जाता है, या फिर अगर किसी-किसी वैकेंसी किसी-किसी कैटेगरी में सीटें बढ़ी हैं, तो उसमें पुनः से साक्षात्कार देखने को मिल सकता है। इस पर अभी कन्फर्म दावेदारी के संग कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि पुनः से इंटरव्यू होगा, कि सीधे रिजल्ट प्रकाशन होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से क्षेत्राधिकार आयोग के पास है। आयोग चाहे तो मीटिंग करके डिसाइड कर सकती है कि हम सीधे रिजल्ट प्रकाशन करेंगे, नहीं तो वो चाहे तो इंटरव्यू भी ले सकती है। तो ये था पूरी वैकेंसी का सार। इस वीडियो पर आप आखिर तक बने रहें, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये वीडियो थोड़ा लंबा खींचा, और इतने देर तक आपको मुझे सुनना पड़ा, इसके लिए मुझे खेद है। क्या करूँ, मैटर थोड़ा लंबा था, पेचीदगियाँ थी। मैटर में बहुत सारी चीज़ें थी जो कि आपको बताना था, और आप जानने के लिए उत्सुक भी थे। इसलिए मुझे लगा कि यह मेरा नैतिक दायित्व है कि आपको सभी चीज़ों से रूबरू कराया जाए। आप अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, और सभी तक ये सूचनाएँ पहुँचे, चूँकि डिटेल ऑब्जर्वेशन के लिए
सभी इच्छुक हैं, सभी जानना चाह रहे हैं कि वास्तव में क्या था डिटेल ऑब्जर्वेशन, तो इस वीडियो को अन्य तक भी शेयर करें ताकि उनको भी डिटेल ऑब्जर्वेशन पता चले क्या था। और आखिर तक इस चैनल को बने रहे, इसका बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नए हैं व्यूअर, और कमेंट सेक्शन में इस चैनल का ग्रुप लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, तो उसके माध्यम से आप चाहें तो व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं ताकि आप डायरेक्ट मुझसे जुड़ सकते हैं। आप न्यू रिसर्चर हो सकते हैं या फिर भविष्य में रिसर्च करने का सोच रहे हैं। आपको बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती है हायर एजुकेशन रिलेटेड, चाहे किसी तरह की रिसर्च पेपर लिखने या फिर पीएचडी संबंधित या किसी तरह की रूल्स रेगुलेशन या एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के, तो आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएँ, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में भी व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप जुड़ जाएँ। आखिर तक बने रहें इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।